मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रभात। देखिए, आज बीजेपी को नए अध्यक्ष मिले हैं, लेकिन आज भी पंडित नेहरू से लेकर वर्तमान की कांग्रेस को कोसने के अलावा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कुछ नहीं कर पाए। वो दो क्वालिटी नहीं बता पाए कि हमने नितिन नवीन को क्यों बनाया है। पहला सवाल आपने अध्यादेश फाड़ने की बात से किया। सुधांशु भाई, राहुल गांधी ने कभी प्रेस क्लब में अध्यादेश नहीं फाड़ा था। उन्होंने केवल कहा था कि अगर हम भ्रष्टाचार से लड़ते हैं और इस तरह का कानून बनाते हैं तो ऐसे अध्यादेश को मैं चाहूंगा कि फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया जाए। कभी फाड़ा नहीं था, लेकिन बीजेपी की फेक फैक्ट्री ने उसको इस तरह से प्रचारित किया और पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने भी उसका समर्थन किया। जबकि जो कागज फाड़ा गया था वो कागज बसपा का एक मैनिफेस्टो था जो 2012 की लखनऊ की एक स्टेज पर फाड़ा गया था। दुर्भाग्य। वापस आते हैं, हाईकमान की बात अंजना जी ने अभी कही। हाईकमान हमारे यहां पर होता है कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी यानी पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी, उस स्टेट का कोई भी जो इंचार्ज होता है जनरल सेक्रेटरी वो, खड़गे साहब, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल, ये 5-6 लोग मिलकर हाईकमान बनाते हैं। हाईकमान का मतलब गांधी फैमिली होता है। ये जो भी बीजेपी के लोग सोचना चाहते हो वो स्वतंत्र हैं। शांत गोवर्धन शांत। वापस आते हैं, हम तो पूछना चाहते हैं कि भाई आपके यहां पर कौन सी नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी? जिस दिन राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के ऊपर रामलीला मैदान में रैली की और उस रैली में जिस तरह से कांग्रेस के लिए भीड़ उमड़कर आई, आनन फानन में मीडिया की हेडलाइंस बदलने के लिए आपने एक डमी परिवारवादी जो 2 जनरेशन 3 जनरेशन से आरएसएस से आ रहा है उसको आपने अनाउंस किया। अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं। नड्डा जी जब बने थे जब तो उनका पूरा अपमान होता ही था, किस तरह से हाथ पकड़कर अमित शाह जी पीछे फेंक देते थे। आज भी सुना है कुछ गमछा वमछा नहीं लिया मोदी जी ने। खैर, ये आपका आंतरिक मामला है, आप डमी बनाए ना बनाए। हम केवल ये चाहते हैं कि युवा बनाया है तो वो युवाओं की बात करेगा। लेकिन मैं पिछले 1 महीने से जब से उनका लगभग अनाउंसमेंट हुआ है, मैं देख रहा हूं उनकी तरफ से युवाओं के लिए कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं। उनका क्या विजन है क्या नहीं है देश जानना चाहता है, लेकिन नहीं, पूरी तरह से केवल जुमलों के ऊपर आप देश को चलाना चाहते हैं। राष्ट्र प्रथम, अरे भाई राष्ट्र प्रथम होता तो एक बच्चा डूबकर मर गया नोएडा में, आप 30 फुट की एक सीढ़ी तक प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंचने के बाद एक डूबते हुए बच्चे को नहीं बचा पाते हैं। एनसीआर को आप ना शुद्ध हवा दे पा रहे हैं। अभी 25 बच्चे और लोग इंदौर में मर गए। नितिन नवीन जी का सोशल मीडिया देख रहा था, कहीं पर दुख तक जाहिर नहीं किया है। तो ऐसा लगता है मुझे बीजेपी पूरी तरह से संवेदनाहीन हो गई है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, इनके लिए पावर फर्स्ट है। सनातन की बात करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। शंकराचार्य जी के ऊपर लाठी चार्ज होता है। शंकराचार्य जी के जो तमाम शिष्य हैं 85 साल के, उनकी शिखाएं खींचकर पूरी तरह से जो हुआ है बनारस के अंदर। ये भी एक वजह है नितिन नवीन को क्यों चुना। 2 बातें बताइए, ये आलोक जी पूछ रहे थे आपसे। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं नितिन नवीन जी युवा चेहरा हैं और युवा में एक अनुभवी चेहरा है। 5 बार के लगातार विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, युवा मोर्चा में काम करने का उनको अनुभव है। सिक्किम और छत्तीसगढ़ में प्रभारी भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ 2023 में माना जा रहा था कि कांग्रेस जीती हुई है। इसके बावजूद उन्होंने बहुत, यानी संगठनात्मक अनुभव, सरकार का अनुभव और युवा नेतृत्व, तीनों चीजें मिलकर एक व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने जो अपनी क्षमता दिखाई, इसके आधार पे हुआ। और जो कायस्थ वाली बात कहते हैं, मैं तो दूसरी बात कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्तर पे तो कायस्थ समाज की संख्या बहुत कम है। आप कल्पना करिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो कि जातिगत समीकरण को किनारे रख के भी अपना नेतृत्व देती है। माननीय आडवाणी जी हमारे नेता बने। सिंधी समाज की क्या स्थिति है? 0.5% भी नहीं होंगे, 1% भी नहीं होंगे पूरे भारत में। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, तो हां, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो अभी संगीत रागी जी ने कहा, पश्चिम बंगाल की लड़ाई इस बात की है कि ये श्री अरविंदो, वैसे श्री अरविंदो भी कायस्थ थे, स्वामी विवेकानंद भी कायस्थ थे, जिस हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। सी बोस भी कायस्थ थे, सत्येंद्रनाथ बोस जिनके नाम पे हिग्स बोसॉन है वो भी कायस्थ थे। तो ठीक है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मगर ये श्री अरविंदो, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नक्शे कदम पे चलने वाला बंगाल बनेगा या साजिद हुसैन सोहरावर्दी के डायरेक्ट एक्शन डे वाला बंगाल बनेगा?
ये इस भविष्य का चयन आज इन दो विकल्पों के रूप में करना है। और मैं एक बात आ गई तो मैं अंजना जी और बता देना चाहता हूं, यह जो झूठ गढ़ा गया है भारत के बारे में कि अमुक को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इसको पढ़ने नहीं दिया जाता, विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी 1820, उसमें विस्तार से लिखा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में, जिसमें आज का बिहार का हिस्सा, झारखंड, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश और कुछ हद तक आसाम के हिस्से आते थे, 1 लाख गांव हैं और 1 लाख स्कूल हैं, उसमें गुरुकुल नहीं इंक्लूडेड है, 9,000 कॉलेजेस हैं। सिर्फ बच्चों की ही जातिवार संख्या नहीं है, टीचरों की जातिवार संख्या दी गई है। कहा गया सबसे ज्यादा 2 जातियों के टीचर है, ब्राह्मण और कायस्थ, वो सिर्फ 40% है। और 60% में बाकायदा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा गवर्नर के आदेश पे बनी हुई रिपोर्ट है, जो 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की थी। और महात्मा गांधी ने 1931 में लंदन में रॉयल सोसाइटी में दिए गए लेक्चर में चैंटम हाउस में उन संदर्भों को कोट किया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इसमें आज अनुसूचित जाति में जिन जातियों को सबसे नीचे माना जाता है, जिनका नाम ऑफिशियली लेना मना है, उनके शिक्षकों की संख्या लिखी है। यानी हकीकत में तो आजादी के बाद यह फैक्ट होना चाहिए, मगर मैकाले ने जो षड्यंत्र रचा 1835 में और उसको नेहरू जी की सरकार ने मार्क्स और मार्क्सवादियों ने जो बढ़ाया, बंगाल के इस सच को छुपा दिया गया। आलोक जी, आपका सीधा जवाब इस पर। देखिए, मैं सीधा सीधा जवाब देना चाहता हूं। आप डमी बनाएं, कठपुतली बनाएं, आप ऐलान करके बाद में नौटंकी करें, हमें कोई मतलब नहीं उस बात से, क्योंकि आपके यहां जो होता आया वो पूरा देश जानता है। आप मैकाले की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, आज हम ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान की 200 यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी आज हिंदुस्तान की 12 साल में क्यों नहीं है? सवाल का इसका उत्तर मिलना चाहिए। मोदी जी के बनने के बाद लगभग 80,000 स्कूल 2014 के बाद विभिन्न राज्यों में जो सरकारों के थे और जहां पर बीजेपी शासित राज्य थे, 9,000 तो अकेले गुजरात में बंद हुए। उत्तर यह मिलना चाहिए कि हम लेकर आए राइट टू एजुकेशन और आपने स्कूलों को बंद किया। आप महात्मा गांधी, मैकाले, वो कहावत है ना, अरे भाई आप कहना क्या चाहते हैं? आज के वर्तमान सवाल पर आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? अब ये एजेंडा क्लियर हो गया कि आप जाति को देखकर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपको कहीं पर कायस्थ वोट चाहिए, इसलिए आपने कायस्थ व्यक्ति के बैकग्राउंड के व्यक्ति को बना दिया। आरएसएस का है, डमी है, दबा रहेगा। ये वही व्यक्ति है जिसके मंत्रालय के अंदर 62,000 करोड़ का जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, मैक्सिमम इन्हीं के मंत्रालय के थे। क्या इनके पुल वाला मंत्रालय भी इन्हीं का था क्या अंजना जी, जिसमें पुल बनने से पहले गिर जाते थे? क्या भ्रष्टाचार के आरोप तमाम इनके मंत्रालय पर नहीं लगे थे? मुझे लगता है ये केवल जाति और धर्म देखकर सारे काम करते हैं। पूरी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने जाति और धर्म के बाहर कोई बात नहीं की। मैं बार बार कह रहा हूं कि 12 साल आपकी सरकार को हो गई है। अग्निवीर की योजना के ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए? 5 साल से आपने तमाम बच्चों को नौकरी से बाहर रखा। पेपर लीक के ऊपर आप कहां खड़े हुए हैं? यूपीएससी, एसएससी में आपने तमाम आरएसएस के लोग भर्ती कर दिए। सभी यूनिवर्सिटीज की हालत आपने खराब कर दी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे एएमयू हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हालत खराब। सुनील जी जल्दी से आपसे एक कमेंट। आज सवाल ये भी है कि आपको मुकाबला बीजेपी से करना है और बीजेपी हर स्तर पर अपनी प्लानिंग और अपनी ताकत झोंकती है। विपक्ष स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में चूक जाता है। महाराष्ट्र में भी आपने देखा, निकाय मतलब वहां पर जो अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हुए, साफ दिख रहा था। अब आंख बंद करके अगर उस पर रहना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अंजना जी, आंख बंद करके नहीं रहना है। बीजेपी कितनी मजबूत है ये हम लोगों ने देश को महसूस कराया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2024 के आम लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने हाफ किया है और 27 में साफ करेंगे। अभी जो नोएडा की घटना आप दिखा रही हैं, यही तो इनका काम है, यही तो स्वर्णिम काल है इनका, यही स्वर्णिम काल इनका। अगर आप बनारस चले जाएं तो देखिए ना किस तरीके से मूर्तियों को, किस तरीके से मंदिरों को तोड़ रहे हैं। और सिर्फ मंदिर को नहीं तोड़ रहे हैं, आप अगर जब प्रयागराज में आ जाएंगे तो शंकराचार्य, और सुधांशु भाई तो बहुत विद्वान आदमी हैं, तो जानते हैं भगवान के बाद अगर जीवित कोई भगवान है तो वो शंकराचार्य है। शंकराचार्य को योगी जी और योगी जी की पुलिस
किस तरीके से उनके शिष्यों को लात घूसे और चोटी पकड़ करके मार रही है, और किसी के भी मन मस्तिष्क में, किसी के भी मन में, किसी के मन में कोई दुख या कोई भी सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। तो क्या है आपका? और फिर मैं कह रहा हूं अंजना जी, आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जो बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कही है कि हमारा अध्यक्ष भले बदल जाए, हमारे आदर्श नहीं बदलते, हमारी दिशा नहीं बदलती, तो इनके आदर्श क्या है? इनके आदर्श कौन लोग हैं? जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मदद की, वही तो इनके आदर्श हैं। इनके आदर्श हैं महात्मा गांधी के हत्यारे। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आरक्षण छीनना, इनकी दिशा है कमजोर को और कमजोर बनाना और उद्योगपतियों के लिए पूरे जीवन काम करना, यही तो इनकी दिशा है। ठीक है।